हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट को कैसे सिक्योर करें। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सपना होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिले। नीट के लिए जो अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो अराउंड 23 से 25 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं और सीट्स बहुत कम अवेलेबल है। सिमिलरली जेई के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं, उनकी तादाद अराउंड 15 से 18 लाख के बीच होती है। अभी 24 के लिए जो फॉर्म भरा था उसकी बात कर रहा हूं, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सीट्स उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं, सीट्स कम है, कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है। इस टफ कंपटीशंस की सिचुएशंस में हम आज कुछ ट्रिक्स, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे हम कम मेहनत में आसानी से अपनी गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर पाएंगे टॉप से टॉप कॉलेजेस में। उस पर डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप कंप्लीट वीडियो को देखें। हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और नहीं तो आपके किसी रिलेटिव, जान पहचान या और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो आप इसे कंप्लीट देखिए। देखिए, मेडिकल या इंजीनियरिंग एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं हमारी कंट्री के, और इसीलिए हर एक पेरेंट्स और बच्चे का ये सपना होता है कि पहली प्रायोरिटी में उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। फिर उसके बाद यदि वो नहीं हुआ तो कुछ और के लिए अप्लाई करते हैं या आगे फर्दर। बट ज्यादातर पेरेंट्स की ये प्रायोरिटी होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने एंड सो ऑन। बात करते हैं सबसे पहले जेई के लिए। जेई एग्जाम्स दो पार्ट में लेता है, एक जेई मेन और एक जेई एडवांस। जेई मेन के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें 15 से 18 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। एग्जाम में कुछ कम बैठते हैं, हो सकता है उनकी तैयारी नहीं है या और बहुत सारे रीजंस होंगे। अब 15 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अराउंड 1 लाख के आसपास है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में भी 1-1.5 लाख है, तो टोटल मिलाकर के 2.5 से 3 लाख के करीब सीट्स है। बट प्राइवेट की फीस ज्यादा है, तो लोग पहली प्रायोरिटी रखते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना है। और उसका एक और बेनिफिट होता है कि प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है या प्लेसमेंट मिलता है, तो वो कम मिलता है। वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पैकेज आपको मिलता है। और यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 लाख का पैकेज तो मिनिमम मिलता ही मिलता है। आप छोटे भी कॉलेज से करते हो जिसका रेपुटेशन कम है, तब भी आपको 8 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। लेकिन यदि आप रेपुटेड से करते हो, बड़े से करते हो, तो कम से कम 15, 17, 18 लाख का
तो उस पर डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नमेंट सीट हमें कैसे मिलेगी। देखिए, जेई मेन के थ्रू जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जो स्टेट के अंदर जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उन सारे में सीट अलॉट की जाती है। कुछ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं वो भी जेई मेन के थ्रू सीट प्रोवाइड करती है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस एग्जाम्स लेते हैं, जैसे वीआईटी है, बिटसैट है और भी कुछ है जो एग्जाम्स लेते हैं और उसके थ्रू सीट अलॉट करते हैं। बट मोस्टली जो आज के डेज में एडमिशन होता है वो जेई मेन के थ्रू होता है। अब हमारे पास कुछ डाटा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जेई मेन के थ्रू जो सीट्स अलॉट किए जाते हैं, ये 2 साल पहले का डाटा है, वो है 54,500 सीट्स जेई मेन के थ्रू और एडवांस के थ्रू 16,000 सीट्स है। अब इसमें पिछले 2 सालों में, इस 24 में और 23 में बहुत सारी सीट्स बढ़ गई हैं, तो ये 20-25 हजार के करीब बढ़ गए हैं सीट्स। इन सीट्स पे जो एडमिशन होता है, जेई मेन के थ्रू बात कर रहा हूं, जेई मेन के थ्रू जो इन सीट्स पे एडमिशन होता है उसमें 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे एडमिशन है, एक ओपन कोटा और एक स्टेट कोटा। जो ओपन कोटा है वो 15% सीट्स के लिए है। मींस जो 15% टॉपर बच्चे हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं या 15% तक टॉपर में है, उनको पूरी इंडिया में कहीं भी सीट मिल सकती है। मीन्स यदि यूपी के हैं तो उसे बिहार में मिल सकता है, उसे पंजाब में मिल सकता है, उसे महाराष्ट्र मिल सकता है, उसे वेस्ट बंगाल मिल सकता है और कहीं भी मिल सकता है। इसी तरह कोई बिहार से है तो उसे दिल्ली मिल सकता है, उसे पंजाब मिल सकता है, उसे हरियाणा मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। इस 15% सीट पे कोई बंदिश नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये टोटली मेरिट बेस्ड है। जो बढ़िया बच्चा है, मेरिट में बढ़िया आया है, टॉपर्स में आया है और ऊपर से लेके 15% तक के जो सीट्स हैं वो अलॉट हो जाते हैं उसको। बाकी जो 85% सीट्स हैं वो 85% सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू अलॉट होते हैं। अब स्टेट कोटा के थ्रू अलॉट होने का क्या प्रोसीजर है? देखिए, स्टेट कोटा के जितने भी सीट्स हैं वो डोमिसाइल के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। डोमिसाइल क्या होता है? आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का आपको रेसिडेंशियल प्रूफ करना है। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का रेसिडेंशियल प्रूफ देना है, आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी का रेसिडेंशियल प्रूफ, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड का चाहिए। जैसे पहले ये 20 साल था, फिर 15 साल कर दिया, अभी 10 साल है और कुछ स्टेट में तो ये 6 से 8 साल है, बट एक जनरल हम वे में देखें तो ये 10 साल है। तो आपको 10 साल का रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा डोमिसाइल अवेल करने के लिए। अब आप यूपी से हैं, 10 साल से आप यूपी में रह रहे हैं, या आप वहां की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आप वहां का वोटर आईडी शो करते हैं, आधार कार्ड शो करते हैं, मीन्स 10 साल का आप रेसिडेंशियल प्रूफ शो करते हैं तो आपको वहां का कोटा मिल जाएगा, आप वहां के डोमिसाइल माने जाएंगे। यदि आप वहां के डोमिसाइल माने जाएंगे तो बाकी पूरी इंडिया में आपको सीट्स कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे स्टेट्स ने ये रूल अप्लाई कर दिया कि हम जो 85% सीट पे एडमिशन देंगे वो टोटली डोमिसाइल के बेसिस पे देंगे। अब यदि आप एक स्टेट का प्रूफ करोगे कि मैं 10 साल से वहां का निवासी हूं, तो दूसरे स्टेट का साइमल्टेनियसली कैसे प्रूफ करोगे? कहीं ना कहीं तो एक ही स्टेट का आप प्रूफ करोगे। तो
ये कंडीशन आपको सीट प्रोवाइड करता है उसी स्टेट में। जितनी सीट्स हैं उसका 85% सीट उसी स्टेट के लोगों को मिलेगा। सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी में 2000 सीट्स हैं, तो 15% सीट 300 होता है। उस 300 सीट पर किसी का भी एडमिशन हो सकता है, यूपी वाले का भी हो सकता है और यूपी के बाहर के लोगों का भी हो सकता है। लेकिन जो 1700 सीट है उस पे सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले का एडमिशन होना है और किसी भी कंडीशन में किसी बाहर वाले का एडमिशन नहीं होगा, चाहे वो सीट खाली ही रह जाए लेकिन बाहर वाले का एडमिशन नहीं होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट वालों ने भी क्या किया कि अपने यहां डोमिसाइल लगा दिया। तो दूसरे स्टेट्स में भी यदि 85% सीट पे एडमिशन मिलता है तो उस स्टेट वाले को मिलेगा। अब ये रूल्स पूरी इंडिया के स्टेट्स पे लागू है एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली में ये रूल नहीं लगता। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में ये डोमिसाइल का रूल नहीं लगता। फिर दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में टोटली सीट्स जो 85% है वो जो बच्चा स्कूलिंग दिल्ली से कर लेगा 11th-12th उसे मिल जाएगा। सपोज करिए कोई यूपी का स्टूडेंट्स दिल्ली में आके पढ़ता है और दिल्ली से 11th-12th स्कूलिंग कर लेता है तो उसे दिल्ली का 85% सीट का कोटा मिल जाएगा। उसके लिए कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली के लिए कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है और ये टोटली स्कूलिंग के बेसिस पे है। एक और बेनिफिट है आपको डोमिसाइल के बेसिस पर अपना जो स्टेट है वहां का भी कोटा मिलेगा। आप यूपी से हो, आप पंजाब से हो, आप झारखंड से हो, आप बिहार से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, आपको अपने स्टेट का कोटा मिलेगा ड्यू टू रेसिडेंशियल प्रूफ, ड्यू टू डोमिसाइल। दिल्ली से यदि आप एडमिशन करते हो, 11th-12th पढ़ते हो तो दिल्ली का कोटा आपको अवेल हो जाएगा। यदि कोई दिल्ली का स्टूडेंट जिसका रेसिडेंस दिल्ली में है और दिल्ली से नहीं पढ़ता है, जैसे कोटा से पढ़ता है, यूपी से पढ़ता है, कहीं से पढ़ता है, राजस्थान से पढ़ता है, तो उसे दिल्ली का कोटा नहीं मिलेगा। मेरा कोचिंग कोटा में भी है, दिल्ली में भी है और भी बहुत सारे जगहों पे है, 13-14 जगह पे है। तो हम कोटा में बहुत सारे पेरेंट्स से मिले जिनको ये पता ही नहीं था और उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कोटा के स्कूल में करा दिया। उनका होम टाउन दिल्ली है, वो दिल्ली के हैं, बट एडमिशन उन्होंने कोटा में कराया। रीजन, वहां फीस कम लग रहा था, बच्चा वहीं कोचिंग कर रहा है, वहीं स्कूलिंग करेगा। तो उनको जब हमने ये समझाया कि ये रूल्स है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोचिए, वो बच्चा किसी भी स्टेट का डोमिसाइल अवेल नहीं कर सकता और उसको सीट अलॉट होगा सिर्फ 15% का, जो टॉपर वाला सीट है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ वही सीट अलॉट होगा। दिल्ली के अंदर चाहे सीट खाली रह जाएगा लेकिन उसे सीट नहीं मिलेगा। तो दिल्ली का रेसिडेंशियल होते हुए भी उसने अपने बच्चे को कहीं और से पढ़ाया और उसको दिल्ली का कोटा छिन गया। दूसरा कोई आदमी जो बाहर का था, दिल्ली में आकर के स्कूलिंग करा लिया अपने बच्चे को और उसको अपने स्टेट का भी मिल गया और दिल्ली का भी मिल गया। तो उन पेरेंट्स से हमने पूछा कि आपने ये गलती क्यों की? बोला हमें तो पता ही नहीं है ये चीजें, ये रूल्स। एक्चुअली ये रूल्स पता कैसे हो? क्योंकि ये रूल्स जब कोई बच्चा जाता है उस स्टेज पर
और वहां पर जब डिमांड होता है तब पता चलता है। मैं पिछले 25 साल से पढ़ाता हूं बच्चों को और हजारों बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। जब वो काउंसलिंग में जाते हैं तब वो बताते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हमें डिमांड होता है और इस प्रोसीजर से हमें सीट अलॉट हुआ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं ताकि आप फिर से वो गलती ना करें और उसका नुकसान ना उठाएं। यदि आप अपने बच्चे को दिल्ली से 11th और 12th करा लेते हैं, स्कूलिंग की बात कर रहा हूं, तो उस केसेस में जेई मेन के थ्रू आपको 2 लाख से 2.5 लाख तक के रैंक में भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। 2 लाख से 2.5 लाख तक। और यदि आप दिल्ली से बाहर से कहीं कराते हैं, मान लीजिए यूपी से कराते हैं, बिहार से कराते हैं, राजस्थान से कराते हैं, तो आपको 30 से 35 हजार के रैंक में आनी पड़ेगी। यदि आपका रैंक 50,000 60,000 आया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होगा और किसी दिल्ली वाले बच्चे को 2 लाख में गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने 12th किसी और स्टेट से किया, उनको पता नहीं था, बाद में ये पता चला कि दिल्ली से होता तो 2 लाख में हो जाता, फिर से कहते हैं हम दिल्ली से करेंगे। 50,000 में रैंक नहीं मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, दिल्ली से होते तो 2 लाख में मिल जाता। तो अपनी सीट को सिक्योर करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप अपना स्कूलिंग 11th और 12th दिल्ली से करिए। 11th और 12th दिल्ली से करिए। यदि आप 11th 12th दिल्ली से करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट, स्ट्रीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। बढ़िया से बढ़िया कॉलेज है यहाँ। यदि आप उसमें बढ़िया रैंक लाते हो, जैसे 1 लाख ले आए, 75,000 ले आए, 80,000 ले आए, 60,000 ले आए, तो आपको टॉप मोस्ट स्ट्रीम मिलने लगेगी, टॉप मोस्ट कॉलेज मिलने लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, ये बेनिफिट। दिल्ली के अंदर कितनी सीट्स हैं इस पे बात करते हैं, क्यों 2 लाख में एडमिशन मिल रहे हैं। बाकी सारे स्टेट्स में जो सीट्स हैं वो 2,2200 से ज्यादा नहीं है। जैसे यूपी की बात करें, 32 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहां 2,000 सीट्स। दिल्ली के अंदर 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और 12,500 सीट्स हैं बीटेक के। यदि 15% का कोटा हटा दे, जो 15% ओपन कोटा है, तब भी 10,625 सीट्स बचते हैं जो उन बच्चों को अलॉट होंगे जिन्होंने दिल्ली से 11th 12th किया स्कूलिंग। चलिए अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। ये आपको एक जनरल कैटेगरी का हमने बताया, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर और बढ़िया फैसिलिटी हमें मिल जाए और बेनिफिट मिल जाए, तो आपको एक और काम करना है। यदि वो आप उसको अवेल करते हैं तो, या उस कैटेगरी में आते हैं तो, देखिए, यदि किसी दूसरे स्टेट से आप दिल्ली में पढ़ते हैं और दिल्ली का 11th 12th कर लेते हैं स्कूलिंग, तो आप जनरल कंसीडर किए जाते हैं दिल्ली का। दिल्ली के अंदर भी रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट लॉ, और 50% जनरल के लिए और बाकी 50% में जो अदर है, जैसे SC ST OBC एंड सो ऑन। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे दूसरा भी बेनिफिट मिल जाए, जैसे आप यदि अपनी स्टेट में OBC हैं, अपने स्टेट में SC हैं, अपने स्टेट में ST हैं, या EWS या और भी बहुत सारे जो कैटेगरीज हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने स्टेट से वहां
उस सर्टिफिकेट को बनवाएं। उस सर्टिफिकेट को अपने स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट का जो होगा एसडीएम है या डीईओ है या डीएम है, वहां से आपको वेरीफाई कराने हैं। वहां से अप्रूव कराने के बाद, वेरीफाई कराने के बाद आप उस सर्टिफिकेट को लाएंगे और ला करके दिल्ली में आपको अलग अलग एरिया में जो एसडीएम है वहां पर जमा करना है। बट उसमें एक चीज आपको करना पड़ेगा, बच्चे का रेसिडेंस दिखाना पड़ेगा दिल्ली में। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 साल का पहले से हो या 10 दिन पहले का भी हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 5 महीने का हो, रेसिडेंस प्रूफ सिर्फ शो करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड में बच्चे का एड्रेस चेंज करा दीजिए। आपका अदर कहीं भी रेसिडेंस है दिल्ली के अंदर, आप अपना रेसिडेंशियल शो करिए, आधार कार्ड में चेंज कराइए और वो प्रूफ और आपका जो पीछे से सर्टिफिकेट बना हुआ है अपने होम स्टेट से, उसे लेकर के एसडीएम के पास एप्लीकेशन करिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उससे आपको दिल्ली का एससी, एसटी, ओबीसी या अदर रिजर्वेशन के लिए भी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो ये सोने पे सुहागा है। फिर आपको सपोज करिए यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3-3.5 लाख तक भी सीट्स मिल रही है, गवर्नमेंट सीट्स। यदि आप एससी एसटी में है तब तो 5 लाख 5.5 लाख तक में भी मिल जाएंगे, जो कि आपको अपने होम स्टेट में शायद नहीं मिलेगी। तो ये आप कर सकते हैं। और हाँ, ये नहीं कि आपको दिल्ली का कोटा मिल रहा है तो अपने स्टेट का नहीं मिलेगा, आपको दोनों जगह का मिलेगा, दिल्ली का भी मिलेगा और अपने होम स्टेट का भी मिलेगा। तो आप अपने होम स्टेट को भी अवेल कर सकते हो और दिल्ली को भी अवेल कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टेट में आप ये नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर डोमिसाइल के साथ साथ स्कूलिंग भी कंडीशन है कि स्कूलिंग भी उसी स्टेट से होगा तभी आपको कोटा मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में आप यदि स्कूलिंग नहीं करते हो महाराष्ट्र से तो आपको महाराष्ट्र का कोटा नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में यदि आप नहीं करते हो स्कूलिंग तो आपको तमिलनाडु का कोटा नहीं मिलेगा। रेसिडेंस तो कंपलसरी है कि रेसिडेंस तो होना ही है वहां का। तो ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहां पर ये रूल एप्लीकेबल है, बाकी में एप्लीकेबल नहीं है। और दिल्ली एक सिंगल स्टेट ऐसा है जहां डोमिसाइल नहीं लगता। तो अपनी सीट सिक्योर करने के लिए जेई में मैं कहूंगा कि इससे बेहतर मेथड नहीं हो सकता कि आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा रहे हैं। और दिल्ली के कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज में माने जाते हैं। यहाँ के जो एनएसयूटी, डीटीयू, ये जो यूनिवर्सिटी हैं इनके रैंकिंग 5, 6, 7 पे आते हैं। मतलब 4-5 आईआईटी को छोड़ दें तो वो आईआईटी से भी ज्यादा इसकी रैंकिंग है। यहां से करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक का भी पैकेज मिलता है और मिनिमम तो 12-13 लाख का पैकेज मिलता ही मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कैच कर सकते हैं। एडवांस पर आते हैं। जेई एडवांस के अंदर जितने सीट होता है उसमें कोई कोटा नहीं लगता, ना कोई ओपन कोटा, ना कोई स्टेट कोटा, ना ही कोई अदर कोटा। हो सकता है कि आपके स्टेट का जो आईआईटी कॉलेज है उसमें एक भी बच्चा आपके स्टेट का ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं आईआईटी पटना बिहार, हो सकता है उसमें 100 सीट हैं तो 100 के 100 बाहर के लोग हों, एक भी बिहार का ना हो। लेकिन एनआईटी पटना में 100 में से 85 बिहार का होगा ही होगा, क्योंकि 85% सीट बिहार के ही लोगों को देना है। तो
सारे स्टेट्स में ये रूल्स एप्लीकेबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवांस के अंदर ये कोई स्टेट कोटा ओपन कोटा का कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटली मेरिट बेसिस पे है। आप मेरिट रैंक में जहां आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस में जो एडमिशन होते हैं वो नीट यूजी एग्जाम के थ्रू होते हैं, और उसमें कितनी सीट्स हैं, किस स्टेट में कितना है, ये मेरे पास डाटा है, मैं आपको थोड़ा शो करता हूं, मैं शेयर भी करूंगा। एमबीबीएस के अंदर ये 2 साल पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट सीट्स अराउंड 50,000 है और प्राइवेट सीट्स 53,000 है। अभी 20-25 हजार सीट्स बढ़ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो एडमिशन होता है वो सेम उसी क्राइटेरिया से कि 15% सीट्स ओपन कोटा के थ्रू और 85% सीट स्टेट कोटा के थ्रू। ओपन कोटा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगता। स्टेट कोटा के अंदर जो एडमिशन होंगे वो डोमिसाइल के थ्रू होंगे। डोमिसाइल को अवेल करने के लिए आपको वहां का रेसिडेंस प्रूफ शो करना होगा। रेसिडेंस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड जैसे है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स हैं, बिजली का बिल है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ये सब सारे मीन्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपकी रेसिडेंशियल पोजीशन को शो करे कि आप वहां के रेसिडेंट हैं। और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है, जैसे कहीं 10 साल का है, कहीं 8 साल का है, कहीं 6 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शो करना है। मेडिकल के लिए गवर्नमेंट सीट की बात करते हैं, ये अराउंड 50 से 60 हजार के आसपास हैं, और 7,500 के आसपास सीट्स जो हैं, मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, वो ओपन कोटा के थ्रू है, और 85% मीन्स 42,500 सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू अलॉट होते हैं। सीट्स किस किस स्टेट्स में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यूपी में 2000 के आसपास है, एमपी में 600, बिहार में 1100, राजस्थान 650, उत्तराखंड 700, वेस्ट बंगाल 2200, महाराष्ट्र 2100 एंड सो ऑन। इसी तरह दिल्ली के अंदर ये रूल फिर से एप्लीकेबल नहीं है, यहां कोई स्टेट कोटा नहीं लगता। जो बच्चा दिल्ली के अंदर 11th-12th का स्कूलिंग कर ले, उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी यहाँ के कॉलेज में एडमिशन के लिए। 15% सीट्स ओपन कोटा के थ्रू छोड़ दिया गया है, और 85% सीट्स जो है वो जो बच्चा 11th-12th दिल्ली से किया है स्कूलिंग, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर वही बात कि यदि आप दिल्ली के हैं और दिल्ली से 11th-12th नहीं पढ़े हैं तो आपको सीट्स नहीं मिलेगी। फिर वही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कि यदि आपने बाहर से ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन शो कर दिया और यहाँ एड्रेस चेंज करा करके बच्चे का एसडीएम से आपने बनवा लिया सर्टिफिकेट, तो आपको कोटा अवेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस हैं, 2400 सीट्स दिल्ली में है, थोड़े कम ज्यादा फिर बढ़े हैं, कम तो नहीं हुए हैं, बढ़े हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी बढ़े हैं। तो ये सीट्स आपको मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं उसका रैंकिंग बहुत बढ़िया है, वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री के। तो उससे आप यदि एमबीबीएस या बीटेक करते हैं तो आपको प्लेसमेंट जल्दी मिलता है, बढ़िया मिलता है, और आपको सैलरी ज्यादा मिलता है, आपके पैकेज ज्यादा होते हैं। दिल्ली के अंदर ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 6 डेंटल कॉलेजेस हैं, और भी कुछ अदर जो कोर्सेज हैं उसके लिए कॉलेजेस हैं। क्राइटेरिया वही है कि दिल्ली से आपको 11th और 12th स्कूलिंग करनी है। तो ये तो हमने कहा
कि आप अपनी सीट्स इजीली कैसे अवेल करें। ये एक मेथड है जो आपकी मुश्किल को आसान बना दिया, बट इतना भी आसान नहीं कि आपको बिना पढ़े सीट मिल जाए। देखिए 23 से 25 लाख बच्चे नीट में फॉर्म भरते हैं और 15 से 18 लाख बच्चे जेईई में फॉर्म भरते हैं। एडमिशन तो 2 लाख 2.5 लाख तक ही होता है, बाकी बच्चे का तो नहीं होगा। तो आपको अपना रैंक उसके अंदर लाना पड़ेगा। और मैंने जो बताया है वो कट ऑफ बताया है। बढ़िया कॉलेज बढ़िया स्ट्रीम की गारंटी थोड़ी है उसमें। यदि आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस करना है, डीटीयू से करना है, एनएसयूटी से करना है, तो आप 2 लाख में थोड़े मिलेगा आपको। कंप्यूटर साइंस तो 30-35 हजार में ही खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरे स्टेट में तो 200-300 में ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ 30-35 हजार तक में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और भी बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस मिल रहे हैं 50 हजार, 60 हजार, लाख, 1.25 लाख तक। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको यदि बढ़िया स्ट्रीम चाहिए, बढ़िया ब्रांच चाहिए, टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, तो आपको अपने रैंक 50 हजार, 60 हजार या उससे कम लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे जगह लोग पढ़ते हैं। याद है, मैं पिछले 25 साल से केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं अपना कोचिंग चलाता हूं एपेक्स एजुकेशन। ये देखिए, ये हमारा कोचिंग है एपेक्स एजुकेशन। मैं पिछले 25 साल से चलाता हूँ। मैं खुद टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। 13-14 ब्रांचेस हैं हमारे जो कराते हैं। हम अपने बच्चों को कराते हैं तो हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो दूसरे कोचिंग नहीं करते, और इससे हमारा सक्सेस रेट जो है वो अराउंड 60-70% होता है बच्चों का। जनरली जो कोचिंग है उनके सक्सेस रेट्स 2% से लेकर के 10% तक होते हैं। हम क्या ऐसा चीज करते हैं जो रेट हमारा 50% से ऊपर है। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। हमारा एक कोर्स है, ये देखिए, नो सिलेक्शन नो फी। हम एक कोर्स चलाते हैं नो सिलेक्शन नो फी। इस प्रोग्राम में हम बच्चे को 4 साल से के लिए लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज का एश्योरेंस देते हैं। 4 साल तक बच्चा हमारे पास होता है, 4 साल हम पढ़ाते हैं, 3 साल 4 साल। उसमें यदि गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आपके 100% फी रिफंड कर दिए जाते हैं। एक एग्रीमेंट होगा विद कोर्ट स्टैम्प एंड लीगल, उसके अकॉर्डिंग हम ये श्योर करते हैं। पूरे इंडिया में दूसरा कोई ये श्योर नहीं कर रहा है। हम जनरली हम सर्च किया देखे हैं तो कि ये लिख के दे कि हम गवर्नमेंट कॉलेज अश्योर दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, हम एक प्रोग्राम करते हैं मनी बैक गारंटी। हम ये अश्योर करते हैं कि यदि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आपको 90% क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में टैली नहीं होते हैं तो आपके 100% फी रिफंड कर देंगे। मैं श्योर हूं 99.9% क्वेश्चन टैली होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 99.99% टैली होंगे। बट खुदा न खास्ता कभी एक आध क्वेश्चन नहीं मिला तो मुझे पेमेंट वापस ना करना पड़े, इसीलिए मैंने 90% का बैरियर लगाया, कैप लगाया। और पिछले 25 साल में ये कभी मेरे बैरियर से नीचे नहीं आया। मीन्स मुझे एक भी बच्चे का फी रिफंड नहीं करना पड़ा। मैं ये 100% अश्योर करता हूं कि यदि मैं केमिस्ट्री करा रहा हूं और मेरे क्लासरूम की, ऑफलाइन की बात करूं, ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं आता है, उसके बहुत सारे रीजन है। तो यदि क्लासरूम प्रोग्राम से आप हमारे से पढ़ते हैं तो यदि 90% से कम मार्क्स आता है, 90% से कम क्वेश्चन आपको एग्जाम में टैली होंगे,
तो आपके पेमेंट हम रिफंड कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा सीट कैसे सिक्योर होता है। जेई के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं और 40% मार्क्स जनरली कट ऑफ है। जेई मेन के लिए बात कर रहा हूं, एडवांस में भी ऑलमोस्ट इसे कम ही होता है। 40% मार्क्स कट ऑफ है, मींस 300 में से 120 नंबर। मैं केमिस्ट्री में यदि 100 में से 90 नंबर दिला देता हूं, 10% को हटा देते हैं, तो 90 मार्क्स यदि आ गए आपको केमिस्ट्री में, तो बाकी आपको सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए 120 के लिए। वो 30 मार्क्स आप 200 के फिजिक्स और मैथ से नहीं ला सकते क्या? डेफिनेटली ले आएंगे। और यदि आपने बढ़िया किया थोड़ा, उसमें मान लो 30% नंबर ले आए मैथ्स में और फिजिक्स में, तो 60 नंबर हो गए। तो 90 और 60 150 के रैंक में, 150 के मार्क्स में आपकी जो रैंक होगी वो होगी 15,000 से 20,000 के आसपास। यदि और थोड़ा बढ़िया करते हैं और 90 नंबर दोनों में मिला के ले आते हैं, मैथ और फिजिक्स, तो 180 नंबर में आपके रैंक 5,000 के नीचे होते हैं। तो आपको तो टॉप मोस्ट कॉलेज मिलता है, जो ब्रांच चाहिए वो मिलेगा। तो इसीलिए मेरे बच्चों के सिलेक्शन रेट इतने हैं। मेडिकल में थोड़ा सा ये कम होता है। इसका रीजन क्या है कि मेडिकल का जो रिजल्ट आता है वो 80% से ऊपर पे आता है। उसका कट ऑफ ही 80% से ऊपर है, 83 84 के आसपास होता है। यदि मैं 90% मार्क्स 95% मार्क्स केमिस्ट्री में भी दिला दूं और फिजिक्स और बायो में जनरली 320 325 ले आते हैं, लेकिन फिजिक्स मेडिकल के बच्चों के लिए हर्डल होता है, वो वहां 70 75 80 100 में लटक जाते हैं, तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। यदि आप दिल्ली से स्कूलिंग कर लेते हो तो आपको 600 नंबर में जनरली यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाता है। 2024 को छोड़ दें तो इससे पहले के जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, कॉलेज में एडमिशन हुए हैं, तो मैंने देखा है कि 600 नंबर पर बच्चों को मिल गया है। कोरोना से पहले तो 560 570 पे भी मेरे बच्चे गए हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, लेकिन कोरोना के बाद वो बढ़ता गया 80 90, अब 600 तक हम एक कट ऑफ मानते हैं कि वहां पर आपको सीट मिल जाता है। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं, जो दिल्ली से नहीं पढ़े हैं, 11 12 दिल्ली से नहीं है, उनको तो 690 पे भी दिल्ली में सीट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा कि आप उतने के कट ऑफ में आ जाओ जो क्राइटेरिया मिनिमम है। जैसे मेडिकल में आपको 600 नंबर चाहिए दिल्ली में भी एडमिशन के लिए, तो 600 तो लाना ही पड़ेगा। और 600 लाना आसान काम तो है नहीं। उसके लिए आपको बढ़िया कोचिंग ढूंढने हैं, बढ़िया टीचर ढूंढने हैं, बढ़िया सिस्टम ढूंढना है, और जहां से जिस टीचर से पढ़ाने से आपके क्वेश्चन बनने लगे, मॉक टेस्ट बनने लगे, आपको समझ आने लगे, वो टीचर बढ़िया है। देखिए होता क्या है कि टीचर को आता है, लेकिन टीचर आपको जो पढ़ाता है तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, इस पे रिजल्ट डिपेंड करता है। देखिए आपका सक्सेस होना 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, आपके टीचर कैसे हैं। यदि टीचर डेडिकेटेड एंड कैपेबल है, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, कैपेबल एंड डेडिकेटेड। कैपेबल मीन्स टीचर को वो चीज आता है। यदि टीचर को ही नहीं आता तो वो कितना भी डेडिकेटेड हो, दिन रात पढ़ाए, रिजल्ट ही नहीं आना। तो टीचर कैपेबल होना चाहिए और साथ में डेडिकेटेड भी होना चाहिए। डेडिकेटेड मीन्स कि आपको जो टीचर पढ़ाए तो इतनी मेहनत करे, इतनी लगन से पढ़ाए, उनका ये मोटिव होना चाहिए कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो टीचर को भी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे के साथ, क्योंकि वो टीचर जो आपको डिलीवर करेंगे, जो पढ़ाएंगे, तभी अब आपका काम शुरू
क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक्स होंगी, क्या चीजें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको टीचर बताता है। तो आपकी सिलेक्शन का पहला जो कंडीशन है वो है टीचर आपको डेडिकेटेड मिलना चाहिए, कैपेबल मिलना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो बुक्स उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। बुक्स तो मार्केट में हजारों हैं, अब आप हजारों किताब थोड़ी पढ़ सकते। तो कम मेहनत में आप कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस टैली कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो। तीसरी चीज जो होती है वो आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। देखिए, टीचर का रोल 10% है, बुक्स का रोल 10% है, 5% पेरेंट्स का रोल है। आपकी फीस भरी जाए, आपको किताब प्रोवाइड कराई जाए, आपको बाकी सारी फैसिलिटी दिया जाए जिससे आप पढ़ सके डेडिकेटेड होकर। और 75% रोल स्टूडेंट्स का है सिलेक्शन में। उस 75% में से अगेन 80% जो रोल है वो प्रैक्टिस का है। मैंने अपने 25 साल के कैरियर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो बिना प्रैक्टिस के पास किया हो। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी पास नहीं हो सकते। आपको पर डे 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आप 100% सेलेक्टेड होंगे। हम अपने कोचिंग में इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं वो चीजें करता हूं जो दूसरे नहीं करते हैं। मैं अपने कोचिंग में 3 बारी सिलेबस कंप्लीट करता हूं। मैं अनलिमिटेड डाउट सेशन प्रोवाइड करता हूं। मैं पर डे डीपीपी एग्जाम्स कंडक्ट कराता हूं। मैं फीडबैक सिस्टम हर वीक अप्लाई कराता हूं ताकि पता चले कि बच्चों को क्या चीजें समझ आई, क्या नहीं आई, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें। एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले हम आपको फ्री करते हैं। एग्जाम से 10 दिन पहले तक हम आपकी क्लास कराते हैं, दोबारा रिवाइज कराते हैं, तिबारा रिवाइज कराते हैं। देखिए, फर्स्ट बारी यदि हम पढ़ाते हैं तो 50 से 60% समझ आता है बच्चों को और उतना गेन करते हैं। पेरेंट्स भी यदि क्लास में बैठे तो फर्स्ट टाइम में यदि कोई चीज समझा रहे हैं तो 50 से 60% समझेंगे। जब दोबारा हम उसी चीज को पढ़ाते हैं कुछ इंटरवल जैसे कंप्लीट होने के बाद, ये नहीं कि तुरंत तुरंत, जैसे पहला सिलेबस हमने 5 महीने में 6 महीने में खत्म कर दिया तो दूसरी बार जब पढ़ाएंगे तो वो 2 महीने में 2.5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा और तीसरी बार तो 1 महीने में ही हो जाएगा। तो जब दोबारा कराते हैं तो 85% समझ आता है और जब फिर उस सिलेबस को दोबारा पढ़ा रहे होते हैं तो 90 to 95% या इससे ऊपर समझ आता है बच्चे को। बट 3 बारी पढ़ाने के लिए मुझे टाइम तो ज्यादा चाहिए ना। और सपोज करिए मैंने दिसंबर में बच्चे को कोर्स खत्म करके फ्री कर दिया, जो सारे कोचिंग करते हैं, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर होता है नीट का। तो वो जो 4 महीना है उसमें बहुत सारा बच्चा दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, या उसके डाउट डिस्कशन नहीं आते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें, तो वो तो भूल जाता है सारा। फिर तो रिजल्ट जो आने वाला भी था वो भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आपके सारे एग्जाम में साथ होते हैं। जैसे आप बोर्ड के एग्जाम्स दे हो रहे होते हैं उस समय भी हम आपके साथ क्लास कर रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं कैसे लिखना है, किस तरह पढ़ना है। उसके बाद भी फिर हम आपकी गलतियों को ठीक कर रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, आपकी गलतियों को खत्म करके, कम करके इम्प्रूव कर रहे होते हैं।
तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे इजीली आप उस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो आज हमने कुछ डिस्कशन किए हैं जिससे आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं कम मेहनत में और कम टाइम लगा करके। मेरे बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जैसे 29 रैंक लाया है, एम्स में सिलेक्टेड हुआ है, 11th रैंक जेई एडवांस में था, और भी बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यदि आप पहले से प्लान बना करके करते हैं तो आप डेफिनेटली उसको पास कर जाएंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत पढ़ने का नाम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। कंपटीशन स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है।